नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिस्ट्री की क्लास को देखेंगे और इस क्लास में पहले तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके फैक्ट इतिहास के मिलेंगे। और इसके बाद जब ये कम से कम 10 से अधिक फैक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे और इस फैक्ट में कम से कम आपको 50 से अधिक क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट भी जो मैं ये फैक्ट आपको करवा रहा हूँ उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो निश्चय ही उन सारे क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। तो चलिए, इसके पहले कई पार्ट में दे चुका हूँ हिस्ट्री का, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4th के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, 6 to 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इतिहास का पहला फैक्ट के रूप में आप देखेंगे कि 1855 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः 1830 ईस्वी के जुलाई माह में एक क्रांति हुई थी, जिसे इतिहास में जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है जुलाई क्रांति कब हुई थी या कहाँ हुई थी, तो इससे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। अगला है, जुलाई 1830 की क्रांति में एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण का मार्ग तैयार किया और जुलाई क्रांति का सूत्रपात फ्रांस के तत्कालीन शासक चार्ल्स दसम के स्वेच्छाचारी नीति के कारण दोस्तों हुआ था। लुई 18वें की मृत्यु के बाद वर्ष 1824 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर चार्ल्स दसम दोस्तों बैठे थे। इसके अलावा सिंहासनारूढ़ होते ही दोस्तों चार्ल्स दसम ने राज सत्ता के विरोधियों का दमन आरंभ कर दिया। उसके द्वारा प्रेस तथा भाषण पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। चार्ल्स दसम के कुलीनों तथा पादरियों को विशेष अधिकार प्रदान किया। वर्ष 1830 ईस्वी में चार्ल्स दसम ने पेलिग्रैग नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पेलिग्रैग जनता के बीच बदनाम एवं अलोकप्रिय व्यक्ति था। जनता उसे फ्रांस की क्रांति के आदर्शों के विरोधी के रूप में देखती थी। 18 मार्च 1830 को पेलिग्रैग के विरोध में संसद में अविश्वास प्रस्ताव हो गया। विरोध को दबाने के उद्देश्य से पेलिग्रैग ने 4 जारी किया। इन अध्यादेशों द्वारा जनता की मांग तथा उसकी स्वतंत्रता को कुचलने का काम किया था। 26 जुलाई 1830 को जैसे ही चारों अध्यादेश प्रकाशित हुए, पेरिस में संगठित विद्रोह आरंभ हो गया और 26 जुलाई से 29 जुलाई 1830 ईस्वी तक फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम और फ्रांसीसी जनता के बीच भीषण संघर्ष होता रहा। इस क्रांति में सम्राट की पराजय हुई और क्रांतिकारी ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इससे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये फैक्ट आपको बताया गया। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। वियना कांग्रेस वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये 1815 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पराजय के उपरांत वियना सम्मेलन के 4 बड़े देश ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस में 20 नवंबर 1815 ईस्वी को एक समझौते के द्वारा चतुराष्ट्र मैत्री की स्थापना की, जिसे वियना कांग्रेस कहा गया है। इसका उद्देश्य था कि फ्रांस के साथ कई संधियों का पालन होता रहे, यूरोप राजनीतिक स्थिरता कायम रहे। इस प्रकार यूरोप में सम्मेलन द्वारा अंतरराष्ट्रीय दोस्तों सहयोग की एक नई व्यवस्था की गई। इस निर्णय के बाद दोस्तों यूरोप समस्या का विचार करने के समय समय पर इन राज्यों के सम्मेलन होने लगे। इन्हीं सम्मेलनों को यूरोपीय कंसर्ट या कांग्रेस प्रणाली के नाम से पुकारा गया। चतुराष्ट्र या चतुर्मुख संधि के अंतर्गत 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन के बाद 1818 ईस्वी में एलास पेस, 1820 ईस्वी में ट्रोपो, 1821 ईस्वी में लाइवेक
1822 ईस्वी में वेराना तथा 1825 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुए और 1825 ईस्वी का सेंट पीटर्सबर्ग का सम्मेलन इस श्रृंखला का अंतिम सम्मेलन था। इस प्रकार लगभग 10 वर्ष 1815 से 1825 ईस्वी तक बड़े राज्यों के सम्मेलनों द्वारा यूरोपीय राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न किए गए। अतः यूरोप के इतिहास में इस 10 वर्ष की अवधि को कांग्रेस का युग दोस्तों कहा जाता है। वर्ष 1848 ईस्वी में यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतिकारी हुई, जिसकी शुरुआत इटली से हुई है। 12 जनवरी 1848 ईस्वी को एक इटालियन नगर पालमेरो की जनता ने अपने शासक फार्डिनेंस तृतीय के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस समय पालमेरो के विद्रोह को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया, लेकिन 1848 ईस्वी के प्रथम 4 माह ही यूरोप में लगभग 50 विद्रोह भड़के। 1848 ईस्वी के इन विद्रोहों ने फ्रांस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, हॉलैंड तथा सभी जर्मन और इटालवी राज्यों का लगभग हिला दिया। और छपाई मशीन के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? गुटेनबर्ग और जर्मनी के थे। अगला पॉइंट है, गुटेनबर्ग का पूरा नाम क्या था? जोहान्स जेम्स लिप थे। एलके गुटेनबर्ग था। गुटेनबर्ग का एक जर्मन आविष्कारक, एक शिल्पकार थे। गुटेनबर्ग के आविष्कार ने यूरोप के पुनर्जागरण, सुधार, प्रजातांत्रिक एवं मानवतावादी आदि आंदोलनों को गति प्रदान की। गुटेनबर्ग को मानव इतिहास के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व में एक माना जाता है। 1900 ईस्वी में गुटेनबर्ग के गृह नगर मनेज में गुटेनबर्ग संग्रहालय की स्थापना की गई और 1997 ईस्वी में टाइम्स लाइफ पत्रिका ने गुटेनबर्ग के आविष्कार को द्वितीय सहस्त्र शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के रूप में चुना गया। अगला पॉइंट है, यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत पेरिस की संधि 1856 ईस्वी से हुआ है। पेरिस की संधि 1856 ईस्वी द्वारा पूर्वी समस्या से संबद्ध सभी राज्यों ने सामूहिक रूप से टर्की साम्राज्य की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया। इस संधि के तहत टर्की ने सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार और बेहतर शासन देने का प्रवचन दिया था। इस संधि के तहत काला सागर में रूस के युद्ध पोतों को रखे जाने का पाबंदी लगा दी। पेरिस की संधि 1856 ईस्वी के बाद वर्सों में विभिन्न परिस्थितियों में सैन स्टेफानो की संधि 1870 ईस्वी में, बर्लिन की संधि 1878 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी जो फैक्ट अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, इस रूप में देख लेते हैं, तो निश्चय ही अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप निश्चय ही आप क्वेश्चन दे पाएंगे। चलिए अब प्रथम एक मिनट, तो चलिए प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी में शुरू हुआ था और प्रथम अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच दोस्तों हुआ था। और इसी प्रकार से प्रथम अफीम युद्ध का कारण चीन में ब्रिटेन का घातक एवं अनियंत्रित अफीम व्यापार था। इसके अलावा ब्रिटेन चीन में अफीम व्यापार पर किसी प्रकार के नियंत्रण एवं रोक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि चीन की सरकार अफीम के बढ़ते कुप्रभाव से काफी चिंतित थी। अतः चीन एवं ब्रिटेन के बीच 1839 ईस्वी में युद्ध शुरू हो गया, जिसे इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। चीन के लिए इस युद्ध में लंबे समय तक टिकना कठिन हो गया और उसने ब्रिटेन से समझौता कर लेना ही उचित समझा। अतः 29 अगस्त 1842 को चीन और ब्रिटेन के बीच नानकिंग की संधि हुई और इस प्रकार प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ। अगला पॉइंट दोस्तों आपका है कि 19वीं सदी के आरंभिक चरण में यूनानियों ने ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया।
1821 ईस्वी में 1829 ईस्वी तक ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी संघर्ष को आम रूप से यूनानी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यूनानी द्वारा लड़ा गया एक सफल युद्ध था। 15वीं शताब्दी में ग्रीक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 1839 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि टर्की एवं रूस के बीच हुई था। 1832 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल संधि लंदन कॉन्फ्रेंस के यूरोप के ग्रेट पावरस एवं टर्की के बीच तय शर्तें द्वारा ग्रीक यूनान को स्वतंत्रता राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। टर्की साम्राज्य को ही ऑटोमन साम्राज्य दोस्तों कहा जाता है और यूरोप के पूर्व दक्षिण में स्थित बाल्कन प्रायद्वीप के सभी राज्यों पर टर्की का राज था। यूनान, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, बुस्मानिया इत्यादि बाल्कन राज्य थे। द्वितीय अफीम युद्ध की अवधि 1856 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक की और प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के बीच चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी, जिसकी समाप्ति 29 अगस्त 1842 ईस्वी को हुई नानकिंग की संधि से हुई। नानकिंग की संधि के पश्चात ब्रिटेन के साथ अन्य यूरोपीय देश तथा अमेरिका के बीच में लूट की दौड़ पड़े। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा यूरोप शक्तियों के साथ चीन को बाध्य होकर कई संधियां करनी पड़ी। ये संधियां असमान थी और इनकी शर्तें शक्तिशाली पश्चात राज्यों द्वारा निर्बल चीन पर थोपी गई। ऐसी असमान संधियों के बाद भी चीन में ब्रिटेन और फ्रांस का लालच बढ़ता गया। 1856 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा मजबूत चीन पर आक्रमण किया गया, जिसे द्वितीय अफीम युद्ध के आरंभ के रूप में जाना जाता है। तृतीय अफीम युद्ध का तत्कालीन कारण फ्रांस के एक पादरी का चीन द्वारा गिरफ्तार किया गया जाना और उसे मृत्युदंड देना था। इस बात का बहाना बनाकर फ्रांस और ब्रिटेन ने सम्मिलित रूप से चीन पर 1856 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। द्वितीय अफीम युद्ध का भी मूल कारण व्यापार बाधा था, जिसे अबाध रूप से खोलना चाहता था। चीन के साथ 1856 ईस्वी में तियानसिन की संधि यूरोपनी ने किया, जो अस्थायी रही। फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने अपने आक्रमणों के द्वारा चीन को तबाह कर दिया, अतः चीन को झुकना पड़ा और 1860 ईस्वी में चीन ने बीजिंग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया और पेकिंग की संधि, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और द्वितीय अफीम युद्ध के दौरान चीन अपने 11 बंदरगाहों को पश्चात देशों के पश्चात के लिए खोल दिया, जबकि 5 बंदरगाहों को यह पहले ही सौंप चुका था। पश्चात शक्तियों के साथ चीन के टकराव की शुरुआत 1839 ईस्वी में ब्रिटेन के अफीम युद्ध मुद्दे पर, अतः इन्हें प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से दोस्तों जानते हैं। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र के बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि को संपन्न किया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद सम्मेलन 1919 में जिन 5 संधियों के प्रारूप को तैयार किया गया, उसमें एक बुल्गारिया के साथ जाने वाले संधि का प्रारूप था। मित्र राष्ट्र एवं गुट एवं बुल्गारिया के बीच 27 नवंबर 1919 ईस्वी को फ्रांस के जियोली में एक संधि संपन्न किया गया। न्यूली संधि के द्वारा मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया को उन प्रदेशों को लौटाने के लिए बाध्य किया जिसे बुल्गारिया ने युद्ध काल में जीता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों विजयी मित्र राष्ट्रों ने हंगरी के साथ त्रियानो की संधि को हस्ताक्षर किया और 4 जून 1920 को फ्रांस के त्रियानो में प्रथम विश्व युद्ध के विजयी राष्ट्र गुट ने हंगरी के साथ एक संधि किया, जिसने त्रियानो की संधि 1920 के नाम से जाना जाता है। इस संधि का प्रारूप पेरिस सम्मेलन 1919 में ही तैयार कर लिया गया। त्रियानो की संधि ने हंगरी का क्षेत्रफल काफ़ी कम कर दिया। तो चलिए अगला आपको दोस्तों फैक्ट के रूप में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है और गेस करिए कि उत्तर आपका क्या दोस्तों इसमें हो सकता है। तो देखिए गेस करिए कि आपका उत्तर इसका क्या हो सकता है। 1815 ईस्वी में
नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष हुई थी? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, कब हुई थी? 1830 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था? ये भी आपने ऊपर पढ़ा है अभी। तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1815 ईस्वी में वियना जो क्रांति हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके जो ऊपर फैक्ट पढ़ चुके हैं उसी से बने हुए हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो निश्चय ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है, वर्ष 1848 ईस्वी को यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? इटली में हुई थी। चलिए अगला, चौथा क्वेश्चन, छपाई मशीन के आविष्कारक गुटेनबर्ग किस देश के थे? तो ये दोस्तों के थे, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अगला है, यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत निम्न में से किस संधि से हुआ था? तो ये आपका हुआ था पेरिस की संधि से, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1839 में शुरू हुआ था। 19वीं सदी के आरंभिक चरण में यूनानियों ने निम्न में से किसके विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑटोमस साम्राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। द्वितीय अफीम युद्ध की अवधि क्या थी? तो ये थी जो आपका क्या थी? 1856 से 1860 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुल्ट ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सा संधि किया था? तो 9 का दोस्तों हो जाएगा आपका न्यूगिलिकी संधि, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुल्ट ने त्रियानो की संधि के किस देश के साथ किया? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हंगरी साथ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।